नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे समुद्र से जुड़ी कुछ ऐसी बातों की, कुछ ऐसी संभावनाओं की जो मानव जीवन के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। स्पेस में अपार सफलता के बाद अब भारत समुद्र में संभावनाएं तलाशने की तैयारी में है। भारत अब जल्द ही अपना समुद्र मिशन शुरू करने वाला है। भारत अपने पहले महासागर मिशन समुद्रयान के तहत मानव युक्त सबमर्सिबल को भी अगले साल यानी कि 2024 की शुरुआत में गहरे समुद्र में भेजेगा। इस परियोजना का मकसद समुद्र की गहराई में कोबाल्ट और इसी के साथ में निकेल और मैग्नीज जैसी कीमती धातुओं और साथ ही खनिजों की तलाश करना है। स्पेस मिशन के साथ साथ भारत की निगाहें अब महासागर की तरफ है और जल्द ही भारत अपना पहला महासागर मिशन समुद्रयान समुद्र में भेजने की तैयारी में है। मिशन समुद्रयान के तहत मानव युक्त सबमर्सिबल को अगले साल यानी कि 2024 की शुरुआत में 500 मीटर गहरे समुद्र में भेजने की तैयारी है। इस सबमर्सिबल को नाम दिया गया है मत्स्य 6000। सबमर्सिबल की टेस्टिंग बंगाल की खाड़ी में होनी है, जो 2026 तक ये 3 भारतीयों को महासागर में 6000 मीटर की गहराई में ले जाएगी। सबमर्सिबल एक तरीके का वाटर क्राफ्ट है, जिसे सिर्फ पानी के नीचे संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। आमतौर पर आकार में छोटा होता है और सीमित संख्या में लोगों को ले जा सकता है। सबमर्सिबल का इस्तेमाल आमतौर पर रिसर्च के लिए किया जाता है। सबमर्सिबल को पानी के अंदर जाने के लिए जहाज या प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है और यही बात सबमर्सिबल को पनडुब्बियों से अलग करती है, क्योंकि पनडुब्बियां स्वतंत्र रूप से ऑपरेट कर सकती हैं। मत्स्य 6000 सबमर्सिबल की खासियत भी ये है कि ये 12 से 16 घंटे तक बिना रुके चल सकती है। इसमें 96 घंटे तक ऑक्सीजन सप्लाई रहेगी। इसका व्यास 2.1 मीटर है, जिसमें 3 लोग बैठ सकते हैं। ये 800 mm के टाइटेनिक एलॉय से बनी है। साथ ही ये 6000 मीटर की गहराई पर समुद्र तल के दबाव से 600 गुना ज्यादा प्रेशर झेल सकती है। स्पेशल रिपोर्ट AMB नेटवर्क। तो भारत का ये पहला समुद्र मिशन है, जिस पर पिछले 2 साल से काम चल रहा है और हाल ही में राज्यसभा में इस बात की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि भारत जल्द ही अपने पहले महासागर मिशन समुद्रयान के तहत मानव युक्त पनडुब्बी को गहरे समुद्र में भेजने जा रहा है। ये पनडुब्बी 3 लोगों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाएगी। इस पनडुब्बी का नाम ही मत्स्य 6000 रखा गया है। मिशन की खास बात यह है कि इसमें सबमर्सिबल का इस्तेमाल सिर्फ एक्सप्लोरेशन के लिए ही किया जाएगा, ताकि इकोसिस्टम को कम से कम नुकसान हो। पूरी तरह स्वदेशी मिशन मत्स्य 6 2026 में लॉन्च हो जाएगा। इसके साथ ही भारत उन देशों की कतार में भी खड़ा हो जाएगा जो इस तरह के मानव युक्त सबमर्सिबल बना चुके हैं। भारत से पहले अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन के पास मानव युक्त सबमर्सिबल है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के इस मिशन का मकसद समुद्री संस्थानों के बारे में जानना और समुद्री संस्थानों के इस्तेमाल के लिए गहरे समुद्र में तकनीक भेजना है, जो कि सीधे तौर पर भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी की सहायता से जुड़ा है। विशेषज्ञों की माने तो इस प्रोजेक्ट की सफलता दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ाएगी। वहीं समुद्र की गहराई में कई राज खुलेंगे जो पूरी मानव जाति के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। धरती का 70% भाग पानी से घिरा है। तमाम आधुनिक तकनीक और विज्ञान की तरक्की के बाद भी गहरे समुद्र का करीब 95% हिस्सा आज भी मनुष्य के लिए एक रहस्य ही है। ऐसे में समुद्र में 6000 मीटर नीचे कई खनिजों के भंडार माने जाते हैं। इन खनिजों के बारे में अब तक अध्ययन ही नहीं हुआ। इस मिशन के तहत इन खनिजों के बारे में अध्ययन किया जाएगा और यही कारण है कि भारतीय समुद्री सीमा के अंदर आने वाले समुद्र की गहराइयों को टटोलने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीप ओशन मिशन को मंजूरी दे दी है।
समुद्रयान का मकसद समुद्र की गहराई में खोज करना है। इसके साथ ही इसका उद्देश्य समुद्र की गहराई में दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी से इंसानों को भेजना है। समुद्र की गहराई में गैस हाइड्रेट्स, पॉलीमेटेलिक, मैग्नीज नाइयूल हाइड्रोथर्मल सल्फाइड और कोबाल्ट क्रस्ट जैसे संसाधनों की खोज के लिए समुद्रयान को भेजा जाएगा। 1000 से 5500 मीटर तक की गहराई में ये धातु पाई जाती हैं। अनुमान यह है कि अगले 3 साल में दुनिया को 2 गुना लिथियम और 70% ज्यादा कोबाल्ट की जरूरत पड़ेगी। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि 2030 तक करीब 5 गुना ज्यादा लिथियम और 4 गुना ज्यादा कोबाल्ट की जरूरत होगी। इन रॉ मटेरियल का उत्पादन मांग से भी काफी कम हो रहा है और अगर इस अंतर को बैलेंस करने के लिए समुद्र की गहराई में मौजूद इन रॉ मटेरियल को विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट AMB नेटवर्क। तो मत्स्य 6000 सबमर्सिबल तैयार करने में टाइटेनियम एलॉय का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 6000 मीटर की गहराई में समुद्र तल के 600 गुना अधिक के दबाव को झेल सकता है, क्योंकि समुद्र की गहराई पर दबाव ज्यादा रहता है और साथ ही इसके अंदर आपातकाल की स्थिति में 96 घंटे की इमरजेंसी इंड्योरेंस भी है, जो यात्रियों को इस दौरान मदद भी करेगा। दरअसल कुछ महीने पहले ही जब टाइटन पनडुब्बी के डूबने से दुनिया के 5 अरबपतियों की मौत हो गई थी, तो इस हादसे का कारण कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन भी बताया गया था। इसीलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट इस सबमर्सिबल को रिव्यू कर रहे हैं, ताकि इसके अंदर जाने वाले वैज्ञानिकों को कोई भी खतरा ना हो सके। याद करिए, जब टाइटन पनडुब्बी के डूबने से दुनिया के 5 अरबपतियों की मौत हो गई थी। ये सभी लोग टाइटन पनडुब्बी से 1912 में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने जा रहे थे, जो कि समुद्र की गहराई में पड़ा है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि टाइटन पनडुब्बी के डूबने का कारण कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन है। इसी की वजह से टाइटन पनडुब्बी के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि उसने काम करना बंद कर दिया और वो इतने बुरी तरह से डैमेज हुई कि वहीं टाइटैनिक के पास ही डूब गई। दरअसल कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन एक प्रक्रिया है और ये तब होती है जब किसी पनडुब्बी के अंदरूनी हिस्से में इतना ज्यादा दबाव बन जाए कि वो बुरी तरह से डैमेज हो जाए और फिर काम करना बंद कर दे। ऐसी स्थिति तब बनती है जब किसी एक सीमित जगह पर जरूरत से ज्यादा दबाव बनने लगता है और पनडुब्बी में उस दबाव को संभालने की क्षमता नहीं रहती, तो इसकी वजह से अंदरूनी विस्फोट हो जाता है और इससे पनडुब्बी क्षतिग्रस्त हो जाती है। मत्स्य 6000 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट ने इसी बात का विशेष ध्यान रखा कि वो गहराई में जाकर इन चुनौतियों से ना गुजरे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट लगातार मत्स्य 6000 की डिजाइन को रिव्यू कर रहा है। आमतौर पर पनडुब्बियां समुद्र की गहराई में केवल 200 मीटर तक ही जाती हैं, लेकिन इन पनडुब्बी को बेहतर तकनीक के साथ बनाया जा रहा है। इससे स्वच्छ ऊर्जा, पेयजल और नीली अर्थव्यवस्था के साथ समुद्री संसाधनों का पता लगाने के लिए और अधिक विकास के रास्ते खुलेंगे। समुद्रयान मिशन के तहत मानव युक्त पनडुब्बी वाहन मत्स्य 6000 अनुमानित 1000 से 5500 मीटर के बीच गहराई पर पहुंचेगी। सबमर्सिबल को 12 घंटे की परिचालन क्षमता और 96 घंटे तक आपातकालीन सहनशीलता का समर्थन करने वाली प्रणाली के साथ में विकसित किया गया है। सबमर्सिबल वाहन मत्स्य 6000 समुद्र तल पर 6 किलोमीटर की गहराई पर 72 घंटे तक रेंगने में सक्षम है। दरअसल ये पूरा मिशन ब्लू इकोनॉमी के तहत है, जहां पर महासागर में खोज और ब्लू इकोनॉमी को लेकर सरकार ने डीप ओशन मिशन को 5 साल के लिए मंजूरी दे दी थी।
इसका पहला फेज पूरा रूप इस दौरान लेने वाला है। 21वीं सदी में किसी भी देश के लिए ब्लू इकोनॉमी का महत्व सबसे ज्यादा है, क्योंकि समुद्र से ही भविष्य के लिए संभावनाएं तलाशनी है। और इसी को देखते हुए भारत ने मिशन समुद्रयान की शुरुआत की है, क्योंकि भविष्य की आर्थिक चुनौतियों से निपटना है तो फिर समुद्र की तरफ रुख करना ही पड़ेगा। साल 2021 से ही समुद्री मिशन को लेकर भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया था जिनके पास समुद्र के अंदर की गतिविधियों के लिए मानव युक्त मिशन चलाने की क्षमता है। महासागर में खोज और ब्लू इकोनॉमी को लेकर सरकार ने डीप ओशन मिशन को 5 साल के लिए मंजूरी दी। डीप ओशन मिशन के लिए 4077 करोड़ रुपए का बजट रखा गया और पहले 3 सालों को अप्रैल 2021 से मार्च 2024 तक पहला चरण माना गया। इसके लिए अनुमानित लागत करीब 2823 करोड़ रुपए रखी गई। डीप ओशन मिशन का मकसद नए भारत के विकास में ब्लू इकोनॉमी के नजरिए को बढ़ावा देना है। मोदी सरकार ब्लू इकोनॉमी को विकास के 10 प्रमुख आयामों में से एक के रूप में देख रही है। दुनिया की करीब 40% आबादी समुद्र के किनारे रहती है और करीब 3 अरब आबादी समुद्र पर ही अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। और यही कारण है कि आप ब्लू इकोनॉमी का इस्तेमाल करना बड़ा जरूरी है और महासागरों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता विकास के लक्ष्यों के लिए। इसीलिए भारत की सरकार यानी कि मोदी सरकार अब ब्लू इकोनॉमी पर फोकस करना चाहती है, क्योंकि हिंदुस्तान भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है और आने वाले दिनों में इसका एक बड़ा फायदा देखने के लिए मिलेगा। ब्लू इकोनॉमी को लेकर देश के पास जो भी संभावित क्षमता है उसका पूरी तरह से दोहन करने और देश के विकास में हिस्सेदार बनाने के लिए ही डीप ओशन मिशन शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगातार 2 साल 2021 और साल 2022 में स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में डीप ओशन मिशन यानी गहन समुद्र अभियान की महत्ता का भी जिक्र किया था। जिस तरह हमने स्पेस के सेक्टर में सफलता पाई, वैसे ही हमें डीप सी के क्षेत्र में भी सफलता पानी है। भारत इसके लिए डीप ओशन मिशन भी चला रहा है। साथियों, साइंस जो कुछ हम नया हासिल कर रहे हैं, इसका लाभ हमें कॉमर्स में, व्यापार कारोबार में भी होगा। अब जैसे स्पेस सेक्टर के रिफॉर्म किए गए हैं, इससे हमें अपने युवाओं को, देश के प्राइवेट सेक्टर को भी आसमानी नहीं, असीम अंतरिक्ष की बुलंदियां छूने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। किसी भी देश के लिए ब्लू इकोनॉमी का महत्व बड़ा है। विश्व बैंक के मुताबिक आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरी के लिए समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए महासागर के संसाधनों का सतत उपयोग ही ब्लू इकोनॉमी है। भारत के लिए ब्लू इकोनॉमी का महत्व एक नजरिए से भी बढ़ जाता है कि भारत के पास एक खास समुद्री स्थिति है। भारत के पास 1382 द्वीपों के साथ 7517 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। ये तटरेखा 9 तटीय राज्यों में फैली हुई है। यहाँ के 12 प्रमुख और 200 छोटे छोटे बंदरगाह देश के 95% व्यापार में मददगार है। ब्लू इकोनॉमी का देश के जीडीपी में करीब 4% का योगदान है। इस तरह से भारत के पास दुनिया की सबसे विस्तृत तटरेखाओं में से एक है। भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से ज्यादा फैला हुआ है। एक खास समुद्री स्थिति को देखते हुए ही भारत ने मिशन समुद्रयान की शुरुआत की है, क्योंकि भविष्य की आर्थिक चुनौतियों से निपटना है तो फिर समुद्र की तरफ रुख करना बेहद जरूरी है। स्पेशल रिपोर्ट AMB नेटवर्क। तो दुनिया में 14 ऐसे देश हैं जिनको UN से जुड़ी इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी डीप सी को एक्सप्लोर करने की मंजूरी दी है।
इन देशों में चीन है, रूस है, दक्षिण कोरिया है, भारत है, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, ब्राजील, जापान, जमैका, नाउरू, टोंगा और किरिबाती के साथ में बेल्जियम भी शामिल है। भारत सरकार ने 2021 में डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी थी। इसका मकसद समुद्री संसाधनों का भी पता लगाने और गहरे समुद्र में काम करने की तकनीक विकसित करना है। साथ ही ब्लू इकोनॉमी को भी तेजी से बढ़ावा देना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। ब्लू इकोनॉमी एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो पूरी तरह से समुद्री संसाधनों पर भी आधारित है। तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य के साथ भारत ने आगे कदम बढ़ा दिए हैं और इस लक्ष्य को हासिल करने में ब्लू इकोनॉमी की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। लेकिन क्या इस चुनौती से निपटने के लिए भारत तैयार है? क्योंकि भारत के सामने ब्लू इकोनॉमी को लेकर कई चुनौतियां हैं। इसमें कई तटीय इलाकों में बंदरगाह, एयरपोर्ट और बुनियादी ढांचे की कमी से जुड़े पहलू शामिल हैं। ऐसे में इनके अभाव में इन इलाकों में आर्थिक गतिविधियों का विकास और विस्तार करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही ओवरफिशिंग और समुद्री प्रदूषण से जुड़ी चुनौतियां भी हैं। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दे जैसे समुद्री स्तर का बढ़ना भी एक ऐसा ही पहलू है। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन का आक्रामक और विस्तारवादी रुख भी भारत के ब्लू इकोनॉमी के लिहाज से खतरनाक है। इस चुनौती से निपटने पर भी फोकस करते रहना होगा। देश के ज्यादातर तेल और गैस की आपूर्ति समुद्र के जरिए ही हो जाती है। इस वजह से हिंद महासागर क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारत के पास 7,517 किलोमीटर की तट रेखा है, जो कि ब्लू इकोनॉमी की चर्चा को काफी प्रासंगिक बनाती है। केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने ब्लू इकोनॉमी की अपनी परिभाषा गढ़ी है, जिसमें समुद्री संसाधनों का पूरा सिस्टम और भारत के कानूनी अधिकार क्षेत्र के भीतर समुद्र और ऑनशोर तटीय क्षेत्रों में मानव निर्मित आर्थिक बुनियादी ढांचे शामिल होंगे और जो माल और सेवाओं के उत्पादन, आर्थिक विकास और पर्यावरण स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सहायता पहुंचाएगा। केंद्र सरकार देश के तटीय क्षेत्र के विकास पर जोर देते हुए घरेलू ब्लू इकोनॉमी नीति लाने की तैयारी में है। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली G20 सम्मेलन के दौरान भी ब्लू ओशियन इकोनॉमी के लिए चेन्नई उच्च स्तरीय सिद्धांत पर्यटन के लिए गोवा रोड मैप पर चर्चा हुई। क्योंकि ब्लू इकोनॉमी एक उभरती हुई अवधारणा है जो हमारे महासागर या जलीय संसाधनों के बेहतर प्रबंध को प्रोत्साहित करती है। इसके तहत समुद्री परिस्थितियां तंत्र की सेहत का संरक्षण करते हुए आर्थिक विकास के साथ साथ बेहतर आजीविका और रोजगार के लिए समुद्री संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना है। देखा जाए तो समुद्र से संबंधित गतिविधियां G20 देशों की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग, पर्यटन, प्राकृतिक संसाधन और जीवाश्म ईंधन उपलब्ध कराने जैसी गतिविधियां शामिल है। G20 सदस्य देश जहाज निर्माण, मछली पकड़ने, समुद्र सेवाओं और अन्य सहायक उद्योगों के जरिए खाद्य, ऊर्जा सुरक्षा और आजीविका में सहायता करने में योगदान देता है। यही कारण है कि सतत विकास लक्ष्यों में महासागरों की अहम भूमिका को देखते हुए ब्लू इकोनॉमी की ताकत का इस्तेमाल करना बेहद अहम है। और भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा है। ऐसे में ब्लू इकोनॉमी पर फोकस करना अर्थव्यवस्था के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। और G20 एजेंडा के तहत समुद्र में पर्यावरण के अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा ताकि संसाधनों को ठीक से इस्तेमाल करने और समुद्री कचरे से निपटने का डायनामिक मॉडल पर काम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क। चांद और सूरज के बाद अब भारत की निगाहें समुद्र पर है, क्योंकि समुद्र में कई ऐसे रहस्य हैं जो आने वाले समय में मानव जीवन के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।